हेलो दोस्तों, आप सबका ऑलराउंडर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए, आज का टॉपिक है हमारा सेल। और बिना टाइम बर्बाद किए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, टॉपिक जो है आपका सेल यानी कोशिका। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से पूरी तरीके से आपको सब कुछ समझाने वाले हैं इसमें, तो शुरुआत से लेकर के सब कुछ। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोशिका देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोशिका आपको पता होगा सब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि आपके शरीर की सबसे सूक्ष्मतम या सबसे आप कह सकते हैं फंडामेंटल इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उसके बिना शरीर का निर्माण ही संभव नहीं है। यानी प्रत्येक बॉडी का प्रत्येक हिस्सा ही किससे बनकर मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल से मिलकर बनती है टिश्यूज। टिश्यूज से फिर उसके आगे का पूरा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद फिर आपको पता है सिस्टम, सिस्टम्स के बाद बॉडी बनती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इसके बाद आपका होता है डिफिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल का जो डिफिनेशन है, इन परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में मुख्यतः दो बातें आपको याद रखनी है। दो बातें इसमें मुख्य रूप से होती हैं। पहली बात होती है कि जो डिफिनेशन ऑफ सेल है, तो पहला होता है जीवन का निर्माण खंड। इसे हम जीवन का निर्माण खंड ही बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, निर्माण खंड तो है ही है, इसके बिना तो जीवन का निर्माण ही संभव नहीं है। तो निर्माण खंड भी है ये। साथ में ये जो इसका दूसरा चीज़ होता है, वो होता है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये क्या है? ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। यानी कि किस बॉडी का जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, वो भी यही होती है, सेल से ही होती है। क्रियात्मक मतलब क्रिया करने वाला, तो यानी प्रत्येक बॉडी का जो भी आपका फंक्शन है, जो आप रिसर्च सिस्टम और बहुत सारे प्रकार के सिस्टम्स पढ़ते हैं, वो सब सारे के सारे सिस्टम्स जो ऑर्गन्स काम करते हैं, वो सेल्स के कारण ही होते हैं। तो सेल से ही वो मुख्यतः बने हुए हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपका क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। तो बॉडी है, बॉडी खड़ी है, तो इसका मतलब है इसके अंदर शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी का जो संरचना संरचना है, जो आपका शरीर बना हुआ है, ये सभी संरचना किसके किसके माध्यम से बनी है, किसके कारण से बनी हुई है, तो ये सेल होता है। मुख्य इसका क्या होता है, सेल होता है। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो सेल को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें अपनी उस लैंग्वेज में, तो हम जानते हैं कि सेल यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद इससे मिलकर टिश्यू बनता है, यानी ऊतक, ऊतक से ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, अंग के बाद क्या बनता है, सिस्टम्स बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स भी। सिस्टम आपको जरूर जानना है कि बहुत सारे प्रकार, जैसे आपके श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र और बहुत सारे तंत्र होते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम्स भी क्या हैं, ये भी क्या कहते हैं, कोशिका के कारण ही इनका निर्माण हुआ है। तो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, फिर सिस्टम, और सिस्टम के बाद अंततः क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है, बॉडी का निर्माण हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि अगर हम इसको अपनी दैनिक जीवन में अगर हम देखें और अपने समझना पर चाहें, तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे ईंट, अगर हम मान लें ये सेल है, तो ईंट को सेल मान लीजिए। और उसके बाद अब दीवार, टिश्यू को दीवार मान लीजिए। तो बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, वैसे बहुत सारी ईंटों से मिलकर दीवार बनती है। दीवार के बाद कमरे बनते हैं, तो ऑर्गन्स मान सकते हैं, अंग हो सकते हैं, तो बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं बहुत सारे। तो ये सब मान सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम से यानी प्रोसेस, यानी घर बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। ऐसे वहाँ पे भी बॉडी में भी सब कुछ सही ढंग से काम करता रहे, इसके लिए क्या होता है, सिस्टम्स होता है, एक सिस्टम होता है। वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो फिर लास्ट में क्या हो जाता है, मकान तैयार हो जाता है, यानी कि पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाती है। तो मुख्यतः आपको ये चार बातें याद रखनी है। चलिए, आगे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में सबसे पहले बताया 1665 में। कार्क में देखा, कार्क आप जानते होंगे, लकड़ी का टुकड़ा होता है कार्क। उस कार्क में ही देखा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मृत कोशिका इन्होंने खोजी थी। तो इसको बोला जाता है कि मृत कोशिका के खोजकर्ता। तो कौन है, रॉबर्ट हुक है। 1665 में इन्होंने देखा था। फिर इसको उन्होंने जब देखा माइक्रोस्कोप से, तो इसमें उनको कुछ अजीब सी संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कहा कि ये हनी कॉम्ब जैसा लग रहा है, यानी कि मधुकोश या मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना उनको दिखाई दी। और इस संरचना को वो बहुत ही गहराई से उन्होंने देखा। तो इसमें प्रत्येक कमरे को, यानी प्रत्येक प्रत्येक जो उसका भाग था, उसको उन्होंने कहा कि ये सेल हो सकती है, यानी इसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इन्होंने इसके बारे में अब कैसे बताया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको बताने के लिए उनके पास कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो उनका माध्यम क्या था, उन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने इसकी चर्चा करी कि वो कुछ ऐसा करके है।
जिस जिस कार्य में उन्होंने देखा था, उन्होंने कोशिका से संबंधित बातें बताई और उसका नाम भी उन्होंने सेल दिया, और सेल शब्द का पहली बार जिक्र उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में अपने किया। कौन सी बुक में किया? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में किया। तो इस बात का याद रखना है, बहुत बार पेपर में आता है कि बुक कौन सी थी। तो माइक्रोग्राफिया थी। सेल शब्द सबसे पहले इसी इसी में देखा गया। और ये सेल शब्द आया कहाँ से? तो लैटिन शब्द सेलुला होता है, जिसके जिससे ये बात आई, सेलुलर शब्द से ही सेल का निर्माण हुआ। दूसरी चीज, इस सेलुलर से आप क्या समझते हैं? तो ये होता है, सेलुलर शब्द लैटिन भाषा में इसको छोटा कमरा बोलते हैं। छोटा कमरा या कोई खंड, घर का कोई छोटा सा खंड जो भाग होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? सेलुला बोलते हैं। तो उसी सेलुलर से ही सेल शब्द का आया। और इसको कहाँ पे लिखा गया? बुक माइक्रोग्राफी में लिखा गया। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल की खोज अगर हो गई तो सेल के बारे में फिर और डिटेल में बात होगी। तो जब और डिटेल में इसके बारे में बात होना स्टार्ट हुई, तो उसी को बोला जाता है, हम क्या सेल थ्योरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। तो सेल थ्योरी जो कोशिका सिद्धांत दिया, वो आपको याद रखना है, दो वैज्ञानिकों ने दिया। इसको आपको याद रखना है, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। कौन कौन थे? उसमें दो वैज्ञानिक थे, एम स्वीडन, टी स्वान। इन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत में मेनली उन्होंने दो बातें बताई थी। मुख्यतः कितनी बातें बताई? दो बातें बताई। उन्होंने कहा कि जंतु और पादप कोशिका से बने हैं। जंतु और पादप कोशिका से मिलके बने हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि कोई भी जंतु हो और कोई भी पादप हो, यानी वनस्पति हो या कोई जीव जंतु हो, सब के सब किससे मिलकर बने हुए हैं? तो ये कोशिका से ही बने हुए हैं। तो ये बात याद रखना है, किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। तो जो आपको शुरुआत में बताया, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका ही है। ये कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी में मिलता है। और इसको एम सीडन और टी स्वान ने बताया। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात भी उसमें बाद में जोड़ी गई। पहले तो हमारे पास अगर हम देखें इसकी ट्रिक्स में, यानी इसके मेन सेल थ्योरी में देखें, तो केवल दो ही बात बताई गई थी। लेकिन तीसरी बात फिर से आगे आई। तो तीसरे एक वैज्ञानिक आए, इनका नाम था रूडोल्फ बिचरो। क्या नाम था? रूडोल्फ बिचरो। इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा और बात करी। उन्होंने कहा एक लाइन और इसमें जोड़ी जाएगी, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनती हैं। तो आपको याद रखना है, कोई भी सेल निर्माण अगर होगा तो पहले से उपस्थित सेल से होगा। पहले से उपस्थित क्या होगा? सेल होगा। पहले से उपस्थित सेल का सेल से ही होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। रोका नहीं? हाँ, तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बताई कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनती हैं, यानी कि सबसे पहले कोई ना कोई कोशिका होनी चाहिए, तभी नई कोशिका का निर्माण होगा। इस बात को अगर हम इस तरीके से समझें, हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई कोशिका पहले से है, मान लीजिए कि कोई कोशिका पहले से ही, ये है कोशिका, और यहाँ पे इसके बगल में एक और कोशिका है, तो इस कोशिका से ही अगली कोशिका का निर्माण हुआ है, फिर अगली कोशिका का भी निर्माण हुआ है। आपको आगे कोशिका के अंदर ही पढ़ाया जाएगा एक सेंट्रोसोम नाम का चीज़, जिसके अंदर आपको ये पता होगा, ये सेल डिवीजन यानी सेल के बना फंक्शन में मदद करता है, नई सेल्स बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो आपको याद रखना है, क्या होती है? एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल बनने के लिए पहली सेल की आवश्यकता जरूरी है। पहला सेल क्या है? आवश्यक है। बिना पहले सेल के दोबारा दूसरा सेल नहीं बन सकता है। इस बात को याद रखना है। तो इसमें इन्होंने एक लास्ट लाइन जोड़ी, रूडल पिचरों ने। तो याद रखना, सभी कोशिकाओं में पहले से मौजूद कोशिका, इस बात को सेल थ्योरी में किसने जोड़ा? तो रूडल पिचरों ने जोड़ा। ये कई बार आता है। अगली चीज देखें, जो एंटोनी लीवन हॉक हैं, इन्होंने आपका 1674 में, यानी 1674 में, इन्होंने एकल कोशिका की खोज करी। एकल कोशिका की खोज। अब यही है जिसने जीवित कोशिका के बारे में बताया। यही है जिसके बारे में, तो रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा, तो मृत कोशिका के बारे में बताया, कार के टुकड़े से देख करके उन्होंने बताया। लेकिन तब तक ये इनके पास वो माइक्रोस्कोप नहीं था जो माइक्रोस्कोप एंटोनी लीवन हॉक के पास था। इन्होंने थोड़ा और डिटेल में उसकी बात करी। और उन्होंने कहा कि एकल कोशिका, उन्होंने बताया कि एक कोशिकीय जीव भी है जिसके अंदर केवल एक ही कोशिका है, जिसका नाम उन्होंने प्रोटोजोआ दिया। तो प्रोटोजोआ की खोज किसने करी? तो एंटोनी लिवन हॉक ने करी। यानी दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आएगा कि एकल कोशिका की खोज किसने करी? तो एंटोनी लिवन हॉक ने करी। और आएगा प्रोटोजोआ की खोज किसने करी? तो एंटोनी लिवन हॉक ने करी। किस सन में की? तो 1664 में की। किसमें की? 1664 में की।
अगर हम अगली बात करें तो इन यही हैं जिन्होंने आरबीसी की भी खोज की। तो रेड ब्लड सेल की खोज भी किसने करी? एंटोनियो लियोनहॉफ ने करी। ये भी याद रखना है कि मनुष्य के स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज भी कौन किसने करी? तो एंटोनियो लियोनहॉफ ने करी। तो ये चार बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों की खोजकर्ता कौन है? एंटोनियो लियोनहॉफ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो इम्पोर्टेंट जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो एंटोनियो लियोनहॉफ ने करी। इस बात को याद रखना है। चलिए अगर हम आगे बात करें इसके बाद, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केंद्रक की खोज। इसके बाद क्योंकि सेल्स का अगर खोज हो गई तो सेल के अंदर एक अलग से उसमें एक पाया गया, क्या कहते हैं, एक अलग से आकृति पाई गई, एक अलग से बनावट पाई गई। उस अलग से बनावट का नाम उन्होंने क्या दिया आगे? सेल, मतलब उसके अंदर का केंद्रक की बात करी। उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या हो सकता है? ये केंद्रक हो सकता है। तो केंद्र की खोज भी तो होगी, तो फिर कौन केंद्र की खोज होगी? इसको करा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी, वो भी मरी हुई सेल की। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन थे, जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने खोज करी किसकी? केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। आ गया जी। 1831 में खोज करी। किसने करी? 1831 में इन्होंने केंद्र की खोज की। केंद्र क्या होता है? तो आपको समझना है, ये सेल है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको केंद्र बोलते हैं। केंद्रक के अंदर बहुत कुछ होता है। पूरा केंद्रक है, पढ़ाने का पूरा प्रोसेस अभी और बताया जाएगा वो। केंद्रक के अंदर आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी उसके अंदर। क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन्स, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी की सारी बातें होंगी केंद्रक में। अभी केंद्रक नहीं चल रहा है। आगे देखिए, अगर हम आए थोड़ा सा और आगे, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ फैक्ट होते हैं कोशिका को लेकर के, जो बहुत बार पेपर में आते हैं। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हर किसी को। तो देखिए सबसे पहला चीज़ फैक्ट क्या है? तो फैक्ट अबाउट ऑफ सेल यानी कोशिका के तथ्य क्या होते हैं? तो पहला होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी सबसे बड़ी कोशिका। तो कभी कभी आता पेपर में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज़ की होती है, तो हमेशा याद रखना किस जंतु की होती है। तो आपको याद रखना है किसका? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच एग की। अगर हम बात करें दूसरा, न्यूरॉन, जंतुओं की सबसे लंबी सेल है। इसको लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। देखिए लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में अंतर है। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, लेकिन हम बात करें सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट जो सेल है वो किस में होती है? वो ह्यूमंस में या जीव जंतु जानवरों में सब में होती है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, ये जंतुओं की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को तो आप पता होगा, पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। न्यूरॉन कहाँ होते हैं? तो न्यूरॉन सारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो किससे होता है? वो पीरियड की हड्डी से होता है, वो ब्रेन को जाता है। तो ब्रेन में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं, और ब्रेन का निर्माण ही न्यूरॉन से हुआ है। आगे बात करें ह्यूमन यानी ओम यानी अंडाणु की बात करें, तो ये भी क्या है? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन स्पर्म शुक्राणु की उसको, तो हमें ये सबसे छोटी सेल कही जाती है। कौन सी सेल होती है? सबसे छोटी सेल। और ये हमेशा कहाँ पाई जाती है? तो ये मनुष्यों में यानी मानवों में पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका है। तो याद रखना, सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन स्पर्म, जबकि सबसे लंबी, सबसे बड़ी है ये ह्यूमन ओम। ठीक है, तो इतना है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं।